आदर्श के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने दोनों कथनों की तुल्यता, केल्विन प्लांक का कथन और क्लाउसियस का कथन पढ़ लिया था। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कार्नोट इंजन या कार्नो का ऊष्मा इंजन या कार्नो चक्र। देखिए, ये कार्नो इंजन है वो एक ऊष्मा का एक ऐसा इंजन है जो चक्रीय प्रक्रम में काम करता है। कौन से प्रक्रम में काम करता है? चक्रीय प्रक्रम में काम करता है। चक्रीय प्रक्रम में काम करता हुआ उत्क्रमणीय भी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि ये कार्नोट चक्र वो कैसा चक्र है? एक उत्क्रमणीय चक्र भी है। चक्रीय प्रक्रम में भी काम करता है और उत्क्रमणीय भी है। और यह कार्नो का ऊष्मा इंजन है वो 4 पदों से मिलकर बना होता है, जिसमें से दो पद तो होते हैं समतापीय प्रक्रम के और 2 पद होते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम के। और इसका निर्माण है वो 4 घटकों से होता है। आप याद रखेंगे, कार्नो इंजन का निर्माण है वो 4 घटकों से मिलकर बना होता है। पहला घटक कौन सा है? पहला घटक होता है स्रोत, जो उच्च ताप पर होगा। दूसरा सिंक। तीसरा हम मानेंगे कुचालक प्लेटफॉर्म। और चौथा हम मानेंगे आदर्श गैस, जो एक आदर्श सिलेंडर में भरी है। यानी हमें बाह्य ऊर्जा स्रोत की भी आवश्यकता पड़ेगी। हम बाह्य ऊर्जा के रूप में आदर्श गैस को लेंगे और आदर्श गैस किस में भरी होगी? आदर्श गैस एक आदर्श सिलेंडर में भरी होगी। आदर्श सिलेंडर से हमारा क्या तात्पर्य है? आदर्श सिलेंडर से तात्पर्य हमारा ये है कि सिलेंडर की जो सुचालक दीवार है वो पूरी तरह से सुचालक होगी और सिलेंडर की जो दीवार कुचालक है वो पूर्णतः कुचालक होगी। और हमने माना है कि स्रोत जो उच्च ताप पर होगा और सिंक निम्न ताप पर होगा। स्रोत और सिंक के लिए भी जो दीवारें स्रोत की सुचालक है वो पूरी तरह से सुचालक होनी चाहिए और सिंक की जो दीवार सुचालक है वो पूरी तरह से सुचालक होनी चाहिए और जो दीवार पूर्णतः कुचालक है वो पूरी तरह से कुचालक ही होनी चाहिए। कुचालक प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह से पूर्णतः कुचालक पदार्थ से बना हुआ होगा। इसके बाद हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे। आप इस डायग्राम को नोट करें। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएं। आइए डायग्राम को बनाएं। ये सबसे पहले हम बना रहे हैं स्रोत, और ये इसका तापमान क्या है? T1। और स्रोत क्या है? सिंक से उच्च ताप का स्रोत का। ये स्रोत की कुचालक दीवार है और यहाँ पर हम बनाएंगे ये स्रोत की सुचालक दीवार। उसके बाद इसके जस्ट नीचे क्या होगा? सिंक। ये है हमारा सिंक T2 ताप पर। T1 कैसा है? उच्च ताप। T2 कैसा ताप है? निम्न ताप। और क्या होगा? स्रोत होगा, सिंक होगा, उसके बाद में आदर्श गैस होगी जो एक आदर्श सिलेंडर में भरी होगी। ये पिस्टन है और ये सिलेंडर जिसमें आदर्श गैस भरी है। और ये सामने, इसके जस्ट सामने क्या होगा? कुचालक प्लेटफॉर्म होगा। अब इस पूरे चित्र को हम क्या करेंगे? नामांकित करेंगे। ये कैसी दीवार है? कुचालक दीवार है। ये दीवार है सुचालक दीवार। ये सुचालक दीवार है सिंक की। और ये सिंक की कुचालक दीवार है।
ये पिस्टन, पिस्टन में एक आदर्श गैस भरी है और ये तो पिस्टन है और ये है हमारा सिलेंडर। ये क्या है? कुचालक प्लेटफॉर्म। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? उच्च ताप पर एक स्रोत बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? निम्न ताप पर सिंक बना देंगे और स्रोत और सिंक के बीच में ये पिस्टन बनाएंगे और सिलेंडर बनाएंगे। सामने कुचालक प्लेटफॉर्म होगा, यहाँ पे टच नहीं करना है, आप याद रखें। अब हम इसकी कार्यप्रणाली पढ़ेंगे। कार्यप्रणाली से पहले हम कार्नो ऊष्मा इंजन की बनावट का वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कार्नो का ऊष्मा इंजन, आप भी साथ साथ में नोट करें। नोट करें, बनावट में है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हेडिंग लगाइए बनावट। कार्नो का ऊष्मा इंजन एक ऐसा इंजन है जो चक्रीय प्रक्रम में काम करता है। तथा उत्क्रमणीय भी है। कार्नोट चक्र है, उत्क्रमणीय भी है। हमने उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम भी पढ़े हैं। प्रत्येक चक्र में यह कुछ कार्य भी करता है। प्रत्येक चक्र में यह कुछ कार्य भी करता है। कार्नोट चक्र है वो 4 पदों में पूर्ण होता है। कार्नोट चक्र 4 पदों में पूर्ण होता है। जिसमें से यानी 4 पदों में से 2 पद समतापीय प्रक्रम के तथा शेष 2 पद रुद्धोष्म प्रक्रम के होते हैं। तथा शेष 2 पद रुद्धोष्म प्रक्रम के होते हैं। कार्नोट चक्र का निर्माण है वो 4 घटकों द्वारा होता है। कार्नोट चक्र का निर्माण 4 घटकों से होता है, याद तक नोट करें। एक बार देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है
कि कार्नो का ऊष्मा इंजन है वो चक्रीय प्रक्रम में काम करता है। चक्रीय प्रक्रम से क्या तात्पर्य है? अभी हम इसकी कार्यप्रणाली में एक ग्राफ बनाएंगे। उस ग्राफ को देखेंगे कि तो आपको ये पता चलेगा कि जिस बिंदु से हम कार्नो इंजन की कार्यप्रणाली शुरू हुई है उसी बिंदु पर कार्नो इंजन की कार्यप्रणाली समाप्त भी होती है, यानी एक साइकिल बन जाती है। उत्क्रमणीय भी है। हमने उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम पढ़े हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम यानी बाह्य परिवर्तन को बाह्य परिस्थितियों में लघु परिवर्तन करके उत्क्रमित करने पर विपरीत परिस्थितियों में उन्हीं पद की पुनरावृत्ति होती है, वो ऐसा प्रक्रम क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय। कार्नोट चक्र 4 पदों में पूर्ण होता है। 2 समतापीय होंगे, 2 रुद्धोष्म होंगे, लेकिन इनका थोड़ा सा क्रम आप याद रखना। 4 पद है ना, उसमें पहला पद होगा समतापीय प्रक्रम, दूसरा होगा रुद्धोष्म, तीसरा होगा समतापीय और चौथा भी होगा रुद्धोष्म। 2 समतापीय और 2 रुद्धोष्म, ये क्रम वाइज नहीं होती है, एकांतर क्रम में होंगे। पहले समतापीय, फिर रुद्धोष्म, फिर समतापीय, फिर रुद्धोष्म। और इसका निर्माण है वो 4 घटकों द्वारा होता है। अब हम इसका निर्माण लिखेंगे। यहाँ तक नोट करने के बाद आगे हम इसके निर्माण के 4 घटक लिखेंगे। आपने जितना नोट किया है उसका साथ साथ में आप रिवीजन भी करते जाना। रिवीजन नहीं करने से हम पढ़ाया गया भूल जाते हैं। आप साथ साथ में जितना पढ़ाया जाता है उसका साथ साथ में रिवीजन करते जाना। और बुक्स ले आइए, सिलेबस आपके पास है, और अपनी पढ़ाई को जारी करें। आगे देखिए, सबसे पहले देखिए 4 घटकों में इसका निर्माण पूर्ण होगा। पहला घटक कौन सा है? आदर्श गैस है, ये लिखेंगे हम पहले। पहला घटक कौन सा है? आदर्श गैस, जो एक आदर्श सिलेंडर में भरी है। ब्रैकेट में हम नोट कर लेंगे। आदर्श सिलेंडर से क्या तात्पर्य है कि सिलेंडर की सुचालक दीवारें पूर्णतः सुचालक और कुचालक दीवारें पूर्णतः कुचालक होती है। दूसरा देखिए, दूसरा हम लिखेंगे कि कुचालक प्लेटफॉर्म है। इसके बारे में लिखने के बाद हम दूसरा लिखेंगे कुचालक प्लेटफॉर्म के बारे में। दूसरा हम लिखेंगे कुचालक प्लेटफॉर्म जो पूर्णतः कुचालक पदार्थ से बना है।
तीसरा देखिए, इस चित्र में क्या है, हमने आदर्श गैस का ये सिलेंडर और पिस्टन का वर्णन कर दिया, कुचालक प्लेटफॉर्म का 2 नंबर में कर दिया। 3 नंबर पर हम लिखेंगे क्या बचा है हमारे पास, स्रोत। स्रोत जो उच्च ताप T1 पर है, स्रोत जो उच्च ताप T1 पर है। ब्रैकेट में हम लिखेंगे स्रोत की सुचालक दीवारें पूर्णतः सुचालक और कुचालक दीवारें पूर्णतः कुचालक होती है। सुचालक दीवारें पूर्णतः सुचालक और कुचालक दीवारें पूर्णतः कुचालक होते हैं। और लास्ट में हमारे पास क्या बचा है, सिंक बचा है। सिंक के बारे में लिखेंगे 4 नंबर बिंदु। सिंक जो कैसे तापमान पर है, निम्न ताप पर है। निम्न ताप T2 पर है। उसके बाद आगे आप लिख लेना ब्रैकेट में, सिंक की सुचालक दीवारें पूर्णतः सुचालक है और कुचालक दीवारें पूर्णतः कुचालक है। यहाँ तक नोट करें। देखिए, कार्नोट चक्र है, उसका निर्माण 4 घटकों द्वारा होता है। पहला घटक कौन सा है, पहला घटक है ये आदर्श गैस। यहाँ पे कैसी गैस भरी हुई है, आदर्श गैस भरी हुई है। और आदर्श गैस है वो किस में रखी गई है, एक आदर्श सिलेंडर में रखी गई है। और इस सिलेंडर की सुचालक दीवार है वो पूरी तरह से कैसी है, सुचालक है। और कुचालक दीवार है वो पूरी तरह से यानी 100% कुचालक होती है। और दूसरा दूसरा घटक कौन सा है, यानी कुचालक प्लेटफॉर्म। देखिए, आप चित्र को याद करने के बाद में ये तरीका है कि आप चित्र में जो जो देख रहे हैं वही घटक है कार्नो इंजन के निर्माण के। आप क्या क्या देख रही हैं इस चित्र में, एक तो आप सिलेंडर या पिस्टन देख रही हैं, दूसरा आप कुचालक प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, तीसरा आप स्रोत देख रहे हैं और चौथा आप सिंक देख रहे हैं। हमने सबसे पहले हम आदर्श गैस यानी सिलेंडर का वर्णन करेंगे और सिलेंडर का वर्णन के बाद में हम करेंगे कुचालक प्लेटफॉर्म जो पूर्णतः कुचालक पदार्थ से बना है। दूसरा वर्णन कर दिया। तीसरा हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसको हम 3 नंबर नाम दे देते हैं स्रोत। स्रोत हमेशा कौन से तापमान पर होता है, उच्च ताप पर होता है। इसमें T1 कैसा है, उच्च है। T1 उच्च होने का तात्पर्य क्या है, T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी ये उच्च तो है लेकिन ये किससे उच्च है, T1 का मान ज़्यादा है लेकिन किससे ज़्यादा है, T2 से ज़्यादा है। और इस स्रोत की जो सुचालक दीवार है वो पूरी तरह से सुचालक है और जो कुचालक दीवार है वो पूरी तरह से कुचालक है। आपको स्रोत में दिखाई दे रही है, ये तो है स्रोत की सुचालक दीवार और ये है स्रोत की कुचालक दीवार। इसी प्रकार देखिए सिंक में, देखिए ये तो है सिंक की सुचालक दीवार और ये सिंक की कैसी है, कुचालक दीवार। बनावट पढ़ने के बाद अब हम इसकी कार्य प्रणाली पढ़ेंगे। कार्य प्रणाली पढ़ेंगे, लेकिन कार्य प्रणाली पढ़ने से पहले मैं आपको 2 सूत्र बताऊंगा। सबसे पहले आपको उन दोनों सूत्रों को याद करना है और दोनों सूत्र पहले आपके आ भी चुके हैं। वो सूत्र कौन कौन से हैं, देखिए।
आइए अब कार्य प्रणाली करने पढ़ेंगे। हेडिंग लगाइए आप, कार्य प्रणाली। हम दो सूत्रों के बारे में बात कर रहे थे। पहला सूत्र तो ये है कि हमने पढ़ा था विभिन्न प्रक्रमों के दौरान किए गए कार्य का व्यंजक। उस समय हमने पढ़ा था समतापीय प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य। हमने ये पढ़ा था समतापीय प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य होता है W बराबर R T log बेस E R T log बेस E V2 बटा V1। यह सूत्र हमने पढ़ा था समतापीय प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य। दूसरा हमने सूत्र ये पढ़ा था रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य होता है N R बटा गामा -1 T1 माइनस T2। यह सूत्र आपने कब पढ़ा था? रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य। अब हम इसकी कार्य प्रणाली में लिखेंगे। कार्य प्रणाली इससे पहले हमने ये पढ़ लिया था कि 4 प्रक्रम होते हैं, 2 समतापीय के, 2 रुद्धोष्म के। पहला प्रक्रम होगा समतापीय, दूसरा होगा रुद्धोष्म, तीसरा होगा समतापीय, चौथा होगा रुद्धोष्म। पहला प्रक्रम होगा समतापीय प्रसार, यानी पहले पद में ताप कांस्टेंट रहेगा और प्रसार होगा और आयतन V1 से V2 हो जाएगा गैस का। दूसरा पद होगा रुद्धोष्म रूप से प्रसार, तीसरा होगा समतापीय संकुचन और चौथा होगा रुद्धोष्म संकुचन। देखिए सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे। उस ग्राफ में हम चक्रीय प्रक्रम दर्शाएंगे। एक PV सूचक आरेख बनाएंगे सबसे पहले, ताकि कार्य प्रणाली को और ज़्यादा आसानी से हम समझ सकते हैं। Y एक्सिस पर दाब लेंगे, X एक्सिस पर आयतन लेंगे। ये कोई बिंदु A है और A से लेकर के B तक ये कोई आदर्श गैस है, यही है। इसका रुद्धोष्म रूप से प्रसार हुआ है। यह रुद्धोष्म वक्र बन रहा है P और V के बीच में ऐसे। देखिए ये देखिए समतापीय प्रसार हो रहा है A से B, B से लेके C देखिए कैसा प्रसार है, रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है। जैसे समतापीय प्रसार हो रहा है तो प्रारंभ में हमारी गैस का आयतन अगर V1 है तो बाद में इसका समतापीय प्रसार होगा तो आयतन कितना हो जाएगा, V2। अगर समतापीय रूप से प्रसार है, अगर A बिंदु पर गैस का तापमान अगर T1 है तो B बिंदु पर गैस का ताप कैसा हो जाएगा, T1 ही रहेगा, क्योंकि कैसा प्रसार है, समतापीय प्रसार है। बॉयल का नियम आपने पढ़ाई है, वही है, ताप को नियत रखते हुए। दूसरा देखिए B से C तक कैसा प्रसार है, यहाँ पे लिख देते हैं समतापीय प्रसार। B से लेकर के C तक कैसा प्रसार है, रुद्धोष्म प्रसार। देखिए रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है तो तापमान तो T1 से T2 हो जाएगा और आयतन V2 से क्या हो जाएगा, V3। अब देखिए पहले समतापीय प्रसार, फिर रुद्धोष्म प्रसार, अब कैसा आएगा, अब आएगा समतापीय संकुचन। कैसा संकुचन आएगा, समतापीय संकुचन आएगा। ये बिंदु हम बना देते हैं D, यहाँ पे लिख देते हैं समतापीय संकुचन। समतापीय संकुचन में देखिए ताप तो T2 है, यहाँ पर भी D बिंदु पर ताप कैसा ही रहेगा, T2 ही रहेगा, क्योंकि प्रक्रम कैसा है, समतापीय। आयतन देखिए V3 से क्या हो जाएगा, V4। और सबसे ये प्रक्रम होगा रुद्धोष्म संकुचन। रुद्धोष्म संकुचन
तो देखिए तापमान T2 से वापस क्या हो जाएगा T1, आयतन V4 से क्या हो जाएगा V1 हो जाएगा। हमने ये कहा था ना कि ये कैसा प्रक्रम है, चक्रीय प्रक्रम है। तो जिस बिंदु A से हम रवाना हुए वापस कौन से बिंदु पर आ गए, A बिंदु पर हम आ गए। ये कैसा प्रक्रम है, चक्रीय प्रक्रम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समतापीय प्रसार की बात करेंगे। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि इस सिलेंडर की सुचालक दीवार को, ये सिलेंडर की क्या है सुचालक दीवार है, जहाँ भी ये ऐसे डैश डैश करके ये जाली ग्रिड सी दिखाई दे रही है वो क्या है सुचालक दीवार है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर की सुचालक दीवार को इस स्रोत की सुचालक दीवार के संपर्क में लाया जाता है। सर्वप्रथम सिलेंडर की सुचालक दीवार को स्रोत की सुचालक दीवार के, ये लाइन मैंने ऐसी रफ खींची है समझने के लिए, यानी कि ये हमने संपर्क किया है। वास्तव में ये चित्र की लाइन नहीं है, आपको नहीं खींचना, केवल समझना है। सर्वप्रथम सिलेंडर की सुचालक दीवार को स्रोत की सुचालक दीवार के संपर्क में लाएंगे, जिससे क्या होगा, ये आदर्श गैस है वो समतापीय रूप से प्रसारित होगी और इसका आयतन क्या हो जाएगा। मान लीजिए पहले आयतन क्या था V1 था, तो यहाँ पे संपर्क में लाते ही आयतन कितना हो गया V2 हो जाएगा। और इसे हम आरेख में FB आरेख द्वारा दर्शा सकते हैं। इस प्रसार को हम कैसे दर्शाते सकते हैं, चित्र में FB आरेख से हम दर्शा सकते हैं। और इस प्रक्रम के दौरान, कौन से प्रक्रम के दौरान, जब इसको हम स्रोत की सुचालक दीवार से सिलेंडर की सुचालक दीवार को संपर्क में लाए हैं, इसके दौरान किए गए हमारे कार्य का व्यंजक क्या होगा। मान लीजिए किया गया कार्य है W1, कितना है W1 बराबर समतापीय प्रक्रम है, ऊपर वाले सूत्र से बोल सकते हो R तो गैस नियतांक है, ताप यहाँ पे कितना है T1 log बेस E, आयतन देखिए कितना है, ऊपर बाद वाला लिखेंगे V2, नीचे लिखेगा पहले वाला, समीकरण नंबर 1। उसके बाद देखिए हम रुद्धोष्म प्रसार की बात करेंगे। अब क्या करेंगे कि दूसरे प्रक्रम में हम क्या करेंगे कि इस कार्यकारी पदार्थ है ना, या सिलेंडर, इसकी सुचालक दीवार है, इसको हम कुचालक प्लेटफॉर्म पर रख देंगे। ये हमारा कुचालक प्लेटफॉर्म है, इस पर रख देंगे। यानी सिलेंडर की सुचालक दीवार को कुचालक प्लेटफॉर्म पर हम रख देंगे, जिससे क्या होगा, जिससे गैस है वो रुद्धोष्म रूप से प्रसारित होगी और इसका आयतन तो हो जाएगा V3 और दाब हो जाएगा, आयतन V3 हो जाएगा और दाब क्या हो जाएगा P3 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर ऊपर दाब कितना था P1 था, यहाँ पे दाब कितना हो जाएगा P2 और अब दाब कितना हो जाएगा P3, यहाँ पे P4 आप लिख लेना। अब यहाँ पर दाब कितना हो गया P3 और आयतन कितना हो गया V3, दाब कितना हो गया T2 और इस दौरान किया गया कार्य कितना होगा 2 नंबर सूत्र से लिखेंगे, क्योंकि ये कैसा प्रक्रम है, ये प्रक्रम है रुद्धोष्म। W2 बराबर R N R, N है मोलों की संख्या। मान लीजिए कि हमने कितने मोल गैस ली है, 1 मोल गैस लिया है, तो N के स्थान पर 1 आ जाएगा, R बटा गामा -1। उसमें देखिए T1 माइनस T2 है, पहले वाला ताप माइनस बाद वाला ताप, पहले वाला ताप T1, बाद वाला ताप कैसा है T2, समीकरण नंबर 2। इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।